यमन ने किया बड़ा ऐलान। रेड सी में लगातार दुश्मनों को धूल चटाने के बाद अब इजराइल पर दूसरे बड़े ऑपरेशन की तैयारी। यमन के हूथी विद्रोही जुटे सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने। दोस्तों, हूथियों के स्पोक पर्सन याह्या सरी ने सामने आकर साफ शब्दों में इजराइल को गंभीर रूप से चेतावनी दे डाली है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने पिछले 3 महीनों में बहुत सारे नेवल वॉरशिप पर अटैक जो किया है और ना जाने कितने कार्गो शिप को रोका है। ये बात याह्या सरी तो कह ही रहे हैं, साथ ही जो हूथियों का लीडर है अंसारुल्लाह उर्फ अब्दुल मलिक अल हूथी, उन्होंने भी साफ शब्दों में कह दिया है, हमने रेड सी में जीत हासिल कर ली है इजराइल तक पहुंचने वाले जहाजों को रोककर। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि राफा के लिए, जी हाँ दोस्तों, राफा गाजा का वो इलाका जिसे गाजा का आखिरी शहर माना जाता है, जो इजिप्ट से लगा हुआ है। और इस राफा में 5-10 हजार नहीं बल्कि 12 लाख फिलिस्तीनी पनाह लेकर एक रिफ्यूजी की तरह रहने पर मजबूर हैं। उन्हें अपना घर-बार गाजा से छोड़कर, फिलिस्तीन से छोड़कर यहाँ राफा में मजबूरी में आना पड़ा है। इस छोटे से इलाके में 12 लाख फिलिस्तीनी अपना गुजर कर रहे हैं, टेंट में कैंप में रह रहे हैं और ना जाने कितनों को तो ये टेंट भी नसीब नहीं हो पाया है। और इजराइल अब राफा में भी अटैक करने का प्लान बना रहा है। उन 12 लाख फिलिस्तीनी लोगों को जगह खाली करने को कह रहा है। उन्हें इजिप्ट के रेगिस्तान में भटकने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर इजरायली फोर्स ग्राउंड पर मिलिट्री के साथ राफा में कदम उठाती है या फिर एयर स्ट्राइक से हमला करती है, तो एक ही झटके में हजारों लाखों फिलिस्तीनी बेवजह मारे जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही यमन के हूथियों ने एक बात कह दी है कि वो सेकंड वेव ऑफ अटैक प्लान कर रहे हैं, वो भी इजराइल के खिलाफ। अगर इजराइल ने राफा में जरा सी भी घुसने की गलती करी तो हम ना सिर्फ रेड सी में बल्कि राफा में भी उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। हम इजराइल के सामने फिलिस्तीनियों के लिए एक चट्टान की तरह नजर आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यमन के हूथियों के पास वो सामान मौजूद है, वो लॉजिस्टिक मौजूद है, वो वेपन्स मौजूद हैं जो इजराइल तक हमला कर सकते हैं। लेकिन सारी की सारी खुफिया एजेंसी सिर्फ यही सोचने में लगी हुई है कि यमन के हूथी विद्रोही डायरेक्टली हजारों किलोमीटर से दूर इजराइल पर कैसे अटैक कर सकते हैं, कैसे इजराइल पर यमन बैठे बैठे निशाना साध सकता है। किसी को समझ नहीं आ रहा यमन के हूथी विद्रोही कौन से हथियार इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन सी युद्ध की रणनीति अपनाएंगे, इजराइल पर डायरेक्टली इतनी दूर से हमला वो कैसे करेंगे, या फिर पहले की तरह रेड सी में इजराइल के जहाजों को रोककर उन्हें निशाना बनाकर फिर से नुकसान पहुंचाएंगे। यमन के हूथियों ने इनडायरेक्टली रेड सी से इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल तक कार्गो शिप में जा रहे सामानों को वहां पहुंचने ही नहीं दिया। इजराइल में इसी वजह से जरूरी सामानों की काफी कमी हो चुकी है। यमन के हूती चाहते थे जिस तरह गाजा के लोग एक एक चीज के लिए तरसे हैं, खाने के लिए, साफ पीने के पानी के लिए, दवाइयों के लिए, काम के लिए, ठीक उसी तरह इजराइल में जरूरी सामानों की इतनी कमी हो जाए कि इजराइल खुद इतना कमजोर और मजबूर हो जाए कि उसे गाजा में सीज फायर लागू करना ही पड़े। इसीलिए हूथियों ने रेड सी में इजराइल के कई जहाजों को निशाना बनाया था। यमन अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रहा था, लेकिन कुछ देशों ने हूथियों की इस मेहनत पर पानी फेर दिया। सऊदी ने, यूएई ने, जॉर्डन ने और ब्रुनेई ने इजराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जो कार्गो शिप रेड सी से इजराइल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उसे सऊदी, यूएई, ब्रुनेई और जॉर्डन के रास्ते से इजराइल तक पहुंचाया जाने लगा। देखिए दोस्तों, जो इजराइल तक कार्गो शिप को पहुंचाने का सबसे छोटा सी रूट है, उसमें रेड सी, बाब अल मंदेब शामिल है, जहां हूथियों का कंट्रोल है। तो हुआ ये, इन सारे देशों ने रेड सी और बाब अल मंदेब का छोटा सा रास्ता छोड़कर अपने देशों में इजराइल के जहाज रुकवाना शुरू कर दिए। उन्हें अनलोड करके पहले यूएई पहुंचाया जाता, फिर ब्रुनेई और फिर जॉर्डन से
सारा सामान ट्रकों में लोड करके इजराइल में पहुंचाने का काम शुरू हो गया। क्योंकि इजराइल और जॉर्डन का बॉर्डर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इजराइल तक ट्रकों में भरकर जॉर्डन के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता, जहां से इजराइल सामान ले जाता। फिर भी यमन ने इजराइल में काफी बड़ा क्राइसिस खड़ा किया। इजराइल में जो गुड्स हैं, जरूरी सामान है, उसकी भारी कमी पैदा हो गई। लेकिन इस बात को सबने दबाए रखा। इजराइल का एक पोर्ट है एलियट, उसका कारोबार तो पूरा 90% तक ठप हो चुका है। एक तरफ तो यमन के हूथियों ने इजराइल का जो रेड सी में नुकसान करना था वो तो कर ही दिया, लेकिन अब दुनिया सोच में पड़ी है कि समंदर से बाहर निकलकर कौन सा सेकेंड वेव अटैक प्लान कर रहे हैं। अब हूथी क्या करने वाले हैं? तो दोस्तों, हूथियों ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इजराइल ने राफा पर हमला किया, कोई बड़ा कदम उठाया, तो हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। इसके लिए हूथी क्या कर सकते हैं? तो ऐसा करने के लिए ऐसी मिसाइल चाहिए होंगी जिनकी अटैक करने की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर हो। अगर ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं हुई तो इन्हें आयरन डोम या डेविड सीलिंग जैसे सिस्टम हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो सबको पता है हूथियों के पास अभी हाइपरसोनिक मिसाइल तो है नहीं, लेकिन उनके पास लॉन्ग रेंज अटैक करने वाली ढेरों मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। अगर ईरान भी हूथियों के साथ मिलकर एक साथ ढेरों मिसाइलें छोड़ेगा तो जाकर ये इजराइल के आयरन डोम और डेविड सीलिंग सिस्टम को फेल कर दें। अगर ईरान, सीरिया, हूथी मिलकर एक साथ कोऑर्डिनेट करके राफा को बचाने उतरते हैं तो इजराइल को पीछे हटना ही पड़ेगा। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है उसे अमेरिका और ब्रिटेन की मदद, उसके दिए गए एयरक्राफ्ट जो एयर स्ट्राइक करते हैं, जो मॉडर्न वेपन सिस्टम से लैस होते हैं। अगर हूथी रेड सी में अपनी कार्यवाही तेज कर देगा तो उन एयरक्राफ्ट को अपने शिप्स को बचाने वापस आना पड़ेगा, जिससे वो रेड सी में उलझे रहेंगे। और इसी मौके का फायदा उठाकर हूथी अपने सेकेंड वेव अटैक प्लान को राफा को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी ये हो चुका है कि हूथियों ने जब एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के शिप्स पर दागी हैं, तो उन्हें रोकने में, उन्हें इंटरसेप्ट करने में इजराइल का आयरन डोम बुरी तरह से फेल रहा है। और इसी तरह अगर हूथी अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल एक साथ छोड़ेंगे तो वो डायरेक्टली इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। ये सारी अभी सिर्फ आशंकाएं हैं। अभी जो सेकेंड वेव ऑफ अटैक का प्लान हूथियों ने बनाया है वो किस तरह से ये एग्जीक्यूट करेंगे वो साफ नहीं है। और यही बात तो इजराइल को परेशान कर रही है, उसकी सीक्रेट एजेंसी को दिमाग चलाने पर मजबूर कर रही है कि कहीं रेड सी जैसा हाल फिर से हूथी हमारा ना कर दें, जहां एक तरफ अमेरिका जैसी सुपर पावर इजराइल का साथ दे रही है, तो दूसरी तरफ यमन जैसे देश जो इतने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन अपने जुनून और हार ना मानने वाले जज्बे के साथ इजराइल से तो लड़ ही रहे हैं, वहीं अमेरिका को भी चुनौती दे रहे हैं। यमन ने एक बार फिर इजराइल की ओर जाने वाले शिप पर हमला कर दिया था। दोस्तों, इस शिप का नाम जिस पर यमन ने हमला किया MV जुग्राफिया था, और इसका ओनर जो है, जो इस शिप को चलाने वाली कंपनी है, वो ग्रीक देश की है, और वहीं का एक बिजनेसमैन इस शिप का मालिक था। और ये शिप जा रही थी स्वेज कैनाल की ओर इजराइल होते हुए, और उस शिप पर कुछ ऐसा सामान था जिसे इजराइल की पोर्ट पर पहुंचकर उतारना था। लेकिन उधर यमन ने इस हमले के लिए 4 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली थी, क्योंकि यमन के हूथियों ने पहले ही कह रखा है जो भी जहाज इजराइल को सपोर्ट करेगा या वहां जाएगा, हम उस पर हमला करेंगे। इसीलिए यमन अपने हमले की तैयारी करने लगा। लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस ने उन 4 मिसाइलों पर एक एयर स्ट्राइक कर दी और मिसाइलों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद अमेरिका को लगा कि उसने यमन के हूथियों का हमला पूरी तरह से नाकाम कर दिया है, और जो शिप इजराइल जा रहा था वो अब वहां आराम से पहुंच जाएगा और इजराइल को सामान दे देगा। लेकिन यमन ने अपनी 4 बैलिस्टिक मिसाइल खोने के तुरंत बाद ही कुछ ही घंटों के अंदर अपनी SBM बैलिस्टिक मिसाइल
रेडी कर ली और टारगेट सेट कर लिया, जो सीधा जाकर इजराइल जाने वाले MV जोग्राफिया शिप पर लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक बड़ा बल्क कैरियर शिप था जिसमें $1 बिलियन से लेकर $3 बिलियन तक का सामान लोड करके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे शिप आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं जिन पर तरह तरह का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। लेकिन जब यमन को पता चला कि ये शिप इजराइल में सामान उतारने वाला है, तो उसने अपनी 4 बैलिस्टिक मिसाइल खोने के बाद फिर दोबारा से अपनी SBM बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार किया, टारगेट सेट किया और सीधा उस शिप पर छोड़ दी। दोस्तों, ये मिसाइलें टारगेट पर जाकर लगी, जिससे शिप में आग लग गई और उसमें बिलियंस डॉलर के रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा। इस तरह से एक बार फिर से यमन के हूथियों ने इजराइल का एक बड़ा नुकसान कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले।